नमस्कार दोस्तों। एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो पहली क्लास थी उसमें हमने स्टडी किया थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का जो परमाणु प्रतिरूप था उसमें हमें एक बेसिक आइडिया लग गया कि जो परमाणु होता है ये गोलाकार होता है और इसका जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है ये केंद्र में निहित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में परमाणु के मूलभूत कण न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात नाभिक देखिए धनावेशित होता है तथा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। लेकिन मैक्सवेल के ऊर्जा तरंग सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है यदि गतिमान होगा तो लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा। तो नाभिक के चारों ओर जो चक्कर काटेगा इलेक्ट्रॉन, इसके स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन हम यहाँ पर एक न्यूक्लियस की साइज को लेकर एक थोड़ा सा फॉर्मूला और चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है या नाभिक की जो आकार होता है वह एटॉमिक मास या मैं कह दूं मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। तो उसके लिए देखिए जो रिलेशन है वो ये है कि रदरफोर्ड के अनुसार किसी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के। यहाँ पर जो R है ये है नाभिक की त्रिज्या, जहाँ A है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर जो जनरली न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होती है। इसलिए होती है क्योंकि देखिए प्रोटॉन का जो अपन ने मास पढ़ा था वो पढ़ा था 1.0072 AMU और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन था 1.0086। तो हम इनका अप्रोक्सीमेटली जो मास है वो 1 AMU कंसीडर करेंगे। तो एक प्रोटॉन का भार अप्रोक्सीमेटली 1 AMU और न्यूट्रॉन का भार भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही इसमें इसका मास हो जाएगा लगभग, और जितने न्यूट्रॉन होंगे उतना ही। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग होगा वो एक तरह से इसके द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा और इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। तो देखिए एक नियतांक लेना पड़ेगा हमें, R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जनरली 1.1 से 1.4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, और जनरली हम इसके लिए जो काम में लेते हैं 1.33 वैल्यू काम में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या 27 है तो इसकी त्रिज्या होंगी। ठीक है, हमें इसका द्रव्यमान संख्या को दे रखा है और यदि द्रव्यमान संख्या दे रखी है हमें तो हमें निकालना है इसकी त्रिज्या। तो देखिए हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है कि यदि नाभिक की जो त्रिज्या होगी इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमें R कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन में R0 की जो वैल्यू होंगी ये वैल्यू हो जाएगी 1.33 इंटू 10 की पावर -15 इंटू यहाँ पर जो ये वैल्यू है A ये आ गया 1/3। ठीक है, तो R इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की पावर -15 इंटू
यहाँ पर 27 का जो घनमूल आएगा वो 3 आ जाएगा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और 3, तो यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो 3.99 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले की सहायता से, तो सीधी सी बात यह है कि रदरफोर्ड के अनुसार किसी भी जो नाभिक जो है उसकी जो त्रिज्या होती है वह उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है, यानी द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर किसी भी नाभिक की जो आकार होता है या जो साइज होता है ये बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने मेजर ड्रॉबैक्स जो रदरफोर्ड था उसके हमने पढ़ लिए थे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हमें, जब नील्स बोहर मॉडल स्टार्ट करें तो इससे पहले थोड़ा सा हमें कुछ और बेसिक कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। तो देखिए क्या है, एक पॉइंट है यहाँ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, या हम इसे कहेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण EMW। यहां पर देखिए क्या है, इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ब्रह्मांड है इसमें जब भी एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु की ओर एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो वह जो एनर्जी होती है वह रेडिएशन के रूप में यानी विकिरण के रूप में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो हमें विकिरण के रूप में इस एनर्जी को ट्रांसफर करवाना है। तो देखिए क्या है, ये जो एनर्जी होगी ये विकिरण के रूप में ट्रांसफर होती है। तो ये सिद्धांत कहता है कि इसके अनुसार एक वस्तु से दूसरी वस्तु इस सिद्धांत के अनुसार एक वस्तु से दूसरी वस्तु को ऊर्जा विकिरण के रूप में, यहां पर हम विकिरण को और हम बोल सकते हैं तरंग, तरंग भी कह सकते हैं हम इसको, तरंग यानी वेव के रूप में स्थानांतरित होती है। तो विकिरण के रूप में ये एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है। तो देखिए एक तो ये बात हो गई। दूसरा, यहाँ पर जिन विकिरणों के रूप में ये स्थानांतरित होती है वो जो विकिरण हैं वो ही कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय विकिरण। जैसा कि देखिए इनके नाम में ही पता चल रहा है कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स या जो रेडिएशंस होती है इनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इसके लिए हम एक दूसरी बात लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड तथा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है गमन की दिशा से एक दूसरे के लंबवत या परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वो दोनों जो होते हैं ये गमन की दिशा से भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी जो इसका प्रोपगेशन डायरेक्शन होगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उससे ये दोनों जो होंगे ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के कोण पर होंगे। अब देखिए इसके बाद एक बात और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ये विकिरण या रेडिएशन प्रकाश के वेग, प्रकाश का वेग का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 गुणा
10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गमन करते हैं। यानी ये जो रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश के वेग से अभिगमन करते हैं। ठीक है, तो इनका जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये विकिरण 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करते हैं। और इसका जो लास्ट पॉइंट है क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव हैं, ठीक है, को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो होते हैं ये निर्वात में भी अभिगमन कर सकते हैं, इनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे मैं अगर बात करूं साउंड वेव या जो ध्वनि तरंगें होती है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी ये किस में से गति कर सकती है, निर्वात में भी अभिगमन कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को लेकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेकर कुछ की पॉइंट्स हुए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो रिप्रेजेंटेशन है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इस तरीके से, अगर मान लीजिए कि मूवमेंट वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये इसके संचरण की दिशा है, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, संचरण की दिशा या गमन की दिशा। ठीक है, इस गमन की दिशा, यदि गमन की दिशा इस x डायरेक्शन में है तो देखिए जो रेड कलर से मैंने साइन किए हैं ये x कोऑर्डिनेट्स में, यानी x कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, इन कोऑर्डिनेट्स में वाइब्रेशन होंगे, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके जो परपेंडिकुलर है, यानी अगर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन कर रहा है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, यानी मैं कह दूंगा z कोऑर्डिनेट, यानी एक अपने बाहर की तरफ और एक आगे की तरफ, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगा इसमें। इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, और ये यहां पर हो गया मैग्नेटिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई परिवर्तन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए कि ये y कोऑर्डिनेट है और इसमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसका जो परपेंडिकुलर बनेगा ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। फिर उसमें जब चेंज होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, तो इस तरीके से आगे, और इनको गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, हम जो एक वेव होती है, तरंग जो है, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर
जो एक तरंग है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ये इसके गमन की दिशा होगी। यहाँ पर जो इसका सबसे टॉप पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं श्रृंग, ये वाला भी श्रृंग कहलाएगा, ये कहलाएंगे श्रृंग। ऐसे ही इसका जो मिनिमा होता है, सबसे नीचे स्थित होता है, इसको हम बोलेंगे गर्त, ये वाला पार्ट भी कहलाएगा गर्त। ठीक है, तो कुछ टर्म्स है जो हमें एक किसी वेव या तरंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आवश्यकता होती है, जिनमें सबसे पहली जो टर्म है वो है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। तो देखिए वेवलेंथ जो है इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लैम्डा। ठीक है, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो एक जो तरंग होती है उसमें किसी गर्त से लेकर गर्त के बीच की जो दूरी होती है, एक गर्त से गर्त, या मैं इसको कह सकता हूँ एक श्रृंग से लेके श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है, या हम इसको एक तीसरा और बोल सकते हैं, यहाँ से लेकर 360 डिग्री तक एक संपूर्ण जो तरंगाग्र होता है इसकी जो लंबाई होती है उसी को हम लैम्डा कहते हैं। तो श्रृंग से श्रृंग, गर्त से गर्त या एक संपूर्ण जो तरंगाग्र है इसकी लंबाई वेवलेंथ कहलाती है। तो ये हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, श्रृंग से श्रृंग यानी मैक्सिमा से मैक्सिमा, या गर्त से गर्त यानी मिनिमा टू मिनिमा, या एक संपूर्ण तरंगाग्र की लंबाई तरंगाग्र की जो लंबाई होगी उसको हम लैम्डा कहेंगे। अब देखिए इसकी जो मात्रक या जो इसका यूनिट होगा, इकाई जो होगी, चूंकि वेवलेंथ ये लंबाई है तो लंबाई का जो मात्रक होता है उसको हम मीटर में कंसीडर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कंसीडर कर सकते हैं। हम इसे मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, इवन फेम्टोमीटर, इसमें भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दूरी का मात्रक हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हम थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि जो डिस्टेंस की मेजरमेंट की जो इकाइयाँ हैं उनको भी हम एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक जो सेंटीमीटर होती है वो एक मीटर का 100वां हिस्सा होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ उसको 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से जो एक मिलीमीटर होता है वो होता है 10 की पावर -3 मीटर, यानी एक मीटर का 1000वां जो भाग होता है उसी को हम कहते हैं मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए एक माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर। ऐसे ही एक जो नैनोमीटर होता है वो होता है 10 की पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -50 मीटर, इसको फर्मी भी बोलते हैं 1। ऐसे ही हम एटोमीटर 10 की पावर -18 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस को मेजर करने की इकाइयाँ होती है। और परमाणुवीय कक्षक और परमाणुवीय जो त्रिज्याएं होती है वो लगभग एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर का जो मेजरमेंट होता है इसमें होती है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ एक एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो एक एंगस्ट्रॉम जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का यानी 1 मीटर को मैं 10 की पावर 10 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1/10 की पावर 10 मीटर। ठीक है, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, यहाँ मीटर को अगर मैं मिलीमीटर में बदल दूँ तो ये 10 की पावर 3 mm हो गई, और ये 10 की पावर 10। यदि मैं इसको
कन्वर्ट करूँगा तो देखिए 1/10⁷ मिलीमीटर। इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जो 1 मिलीमीटर जो डिस्टेंस होती है, यानी हम जो जनरली एक स्केल काम में लेते हैं उसका जो सबसे छोटा जो डिस्टेंस आती है उसमें वो 1 मिलीमीटर आती है, उसका जो 1 करोड़वां जो भाग है वो 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। और ये इतनी शॉर्ट डिस्टेंस होती है कि हम इनको आंखों से मेजर नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी वस्तु 1 लाख एंगस्ट्रॉम तक की होगी तो ही वो हमें आंखों से दिखाई पड़ती है। तो इतनी जो शॉर्ट डिस्टेंस है तो ये हमें डिस्टेंस में कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए वेवलेंथ के बाद जो दूसरा अपने डेफिनेशन है वो है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको हम नू से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमने एक तरंगाग्र पढ़ा था, ये जो एक तरंगाग्र होता है उसमें हम किसी भी बिंदु को मेजर करें और उस एक जो जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु है, इस बिंदु से 1 सेकंड में कितने तरंगाग्र गुजर जाते हैं, तो कितने जितने तरंगाग्र गुजर जाएंगे वहीं उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले तरंगाग्र की संख्या। तरंगाग्र की जो संख्या है उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक पॉइंट से कितने तरंगाग्र गुजर जाएंगे उसी को हम कहेंगे। इसकी जो इकाई या मैं बोल दूंगा मात्रक जो होगा वो होगा, एक तो होता है हर्ट्ज, ये एक साइंटिस्ट था और उसके नाम के आधार पर इसको हर्ट्ज कहा जाता है, ठीक है। एक तो ये है, इसके अलावा एक होता है सीपीएस। सीपीएस को हम बोलते हैं साइकिल पर सेकंड, ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो सेकंड इनवर्स ये इसकी इकाई हो जाएगी। तो हम इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तरंगदैर्घ्य के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक हमें थोड़ा सा दिमाग में रखने की बात है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा तरंगदैर्घ्य के या जो वेवलेंथ होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक बात लिख सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ वेवलेंथ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी तरंग के लिए लैम्डा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, या दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इनमें उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसकी जो थर्ड है वो है वेग। वेलोसिटी। तो देखिए सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण हैं, वो प्रकाश के वेग से अभिगमन करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पर हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है, ये हो जाएगी। यहाँ पर इसकी जो यूनिट लेंगे हम या इकाई जो लेंगे वो क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड या फिर होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसमें हम दोनों में ले सकते हैं, ठीक है। जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रकाश के वेग से गति करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा मिलती है अपने को कांस्टेंट। तो ये हमें थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो फोर्थ वैल्यू है हम एक और कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कहते हैं तरंग संख्या। तरंग संख्या,
वेव नंबर, ठीक है। इसे हम न्यू बार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू बार के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू बार बोलेंगे हम इसे, न्यू बार, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो देखिए क्या होगी। डेफिनेशन है तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम यानी इनवर्स जो होगा वही वेव नंबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ न्यू बार इक्वल टू 1/λ, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ पर जो इसकी इकाई या जो यूनिट होगी वो देखिए क्या होगी, लैम्डा की इनवर्स हो जाएगी। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से इसको मिलीमीटर इनवर्स, माइक्रोन इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स, इनमें भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये वही रिलेशन होगा, लैम्डा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी न्यू बार उतना ही वैल्यू कम होंगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा बढ़ेगा तो तरंग संख्या की वैल्यू घटेगी, ठीक है। और यदि लैम्डा की वैल्यू घटेगी तो न्यू बार की जो वैल्यू होती है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसका जो 5th पॉइंट है वो है ऊर्जा, यानी किसी भी जो तरंग या विकिरण जो होती है उससे संबंधित उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, देखिए हमें पता है कि किसी भी जो कोई तरंग है उससे संबंधित जो एनर्जी होती है वो हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तथा उसके तरंगदैर्घ्य के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यदि इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस कंडीशन में मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, एक नियतांक लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा E बराबर h²। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें पता है कि जो नू होता है या फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके लैम्डा के। तो नू इक्वल टू होता है C/λ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो नू है उसकी जो वैल्यू है ये वाली मैं पुटअप कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो सेकंड फॉर्मूला बन के आ जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा hc/λ, ठीक है। और मुझे पता है कि यहाँ पर h और c दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। और प्लांक नियतांक जो होता है इसकी वैल्यू होती है 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल गुणा सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा जो c वैल्यू है वो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सीधा सा एक कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास कि जो एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं एनर्जी को लेकर। देखिए एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है लैम्डा की वैल्यू पर। तो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी लैम्डा कम होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं एक बात और लिख सकता हूँ यहाँ पर जो है कि E इक्वल टू h² इक्वल टू hc/λ, और यहाँ मैं 1/λ की वैल्यू को लिख सकता हूँ hc² बार, ठीक है। ये वैल्यूज हैं, ठीक। तो सीधी सी बात है कि जो E होगा उसके साथ लैम्डा जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी E की वैल्यू यानी एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा की वैल्यू घटेगी, देन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा वेव जो नंबर है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और इसका उल्टा रिलेशन भी हो सकता है कि यदि जो एनर्जी है वो घटती है देन लैम्डा इंक्रीज होगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज होगी देन वेव नंबर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। इन्हीं के साथ हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनको हम एक जगह समराइज करते हैं और उनकी वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या जो वेव नंबर है उनमें एक रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए
यहाँ पर हम सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं प्रकृति में, ये हमारा जो यूनिवर्स है इसमें कितने प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो अब हमारे पास उपलब्ध होती हैं। देखिए इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, RMI हम तुमको XGC, ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। R का मतलब है यहाँ रेडियो वेव्स, M4 है माइक्रोवेव्स, ठीक है, I का मतलब इंफ्रारेड अवरक्त किरणें हैं, V है विजिबल, या मैं इनको बोल सकता हूँ दृश्य, ठीक है। इसके अलावा U मीन्स अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, ठीक है, देन गामा रेज, देन कॉस्मिक रेज। ये इस इतने प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे आसपास वातावरण या जो यूनिवर्स है उसमें अवेलेबल होती है। इनको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए इनको हम बोलते हैं रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगे। ये है सूक्ष्म तरंगे, देन अवरक्त, विजिबल यानी दृश्य, इसके बाद पराबैंगनी, एक्स किरणें तो है ही, गामा किरणें, देन कॉस्मिक या हम इनको बोल देते हैं अंतरिक्ष किरणें, ठीक है। तो ये इतने प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल होती है। यहाँ पर हमें एक तो इम्पोर्टेंट ये देखना है कि जो दृश्य प्रकाश होता है, ये जो दृश्य प्रकाश है हमारी आंखों को केवल, हम अपनी आंखों से केवल और केवल जो विजिबल या जो दृश्य प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है हम इन्हीं को देख सकते हैं। और ये जो है इसमें भी 7 रंग होते हैं। देखिए विब जौर, ठीक है। यहाँ पर ये जो 7 रंग हैं, V4 होता है विजिबल यानी दृश्य, सॉरी वॉयलेट यानी बैंगनी रंग, इंडिगो नीला कलर, ब्लू आसमानी रंग, ग्रीन हरा रंग, येलो पीला रंग, ऑरेंज नारंगी रंग और R4 होता है रेड, ठीक है। ये है, इसको हम हिंदी में भी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, बैनी आहा पिनाला। बे यानी बैंगनी, आहा आसमानी है, बैनी नीला आसमानी, आह हरा, पिनाला पीला, नारंगी और लाल। तो इसको हम दूसरी ट्रिक से भी लिख सकते हैं, बैंगनी नीला आसमानी, हरा पीला, ऑरेंज यानी नारंगी और लाल, ठीक है। ये हमारे पास कलर्स, ये दृश्य जो प्रकाश होता है उसमें होता है। और यहीं से हम बैनी आह पिनाला ये ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको एक क्रम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनको हमने एक समराइज किया और इसको हम एक थोड़ा सा ट्रिकी वे में भी याद रखेंगे। देखिए क्या है, RMI VU हम तुमको, V यानी हम, U यानी तुमको, XGC, ठीक है। हमें इसी ऑर्डर में याद करना है। अब इसके लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या है कि यदि मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ यदि मैं आ रहा हूँ तो यहाँ इस कंडीशन में मेरे पास नीचे जाने पर जो लैम्डा है इसकी वैल्यू घट रही है, यानी लैम्डा की वैल्यू घट रही है। अब यदि लैम्डा की वैल्यू घटेगी तो एनर्जी जो होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। देन वेव जो नंबर हैं उसकी भी बढ़ेगी। तो मुझे थोड़ा सा ये
इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अगर जो हमने एक सीरीज बनाई है RMI XGC, इसमें नीचे जाने पर हमेशा लैम्डा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, तो लैम्डा घटेगा, लैम्डा घटने के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसकी एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, देन वेव नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर ऊपर की तरफ जाता हूं तो ऊपर जाने पर देखिए क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी, लैम्डा की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी की वैल्यू घटती है, देन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी घटेगी और वेव जो नंबर होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये हम इनका ऑर्डर बना सकते हैं। अब हम किसी भी जो क्वेश्चन आ जाए अगर हम तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर अक्सर पूछ लिया जाए कि अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड जो है और उनमें से और जो दृश्य तरंगें हैं उनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, तो हमें देखिए कि इंफ्रारेड हमारे पास यहाँ है, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स ये हैं और दृश्य वाली ये हैं। तो यदि हम इन दोनों में चेक करेंगे तो हम पाते हैं कि जब नीचे जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी, यानी लैम्डा का मान ज्यादा किसके लिए होगा, ऊपर वाले के लिए होगा, तो अवरक्त विकिरणों के लिए, इंफ्रारेड के लिए लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गामा किरणें और जो सूक्ष्म तरंगे हैं उनमें से किसके लिए किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो हम जानते हैं कि जैसे ही हम नीचे आएंगे लैम्डा की वैल्यू घटेगी, देन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होगी, तो जो नीचे वाली है उसकी इंक्रीज ज्यादा होगी, तो गामा किरणें होंगी। हमारे से कोई प्रश्न पूछ ले कि बताइए पराबैंगनी विकिरण और गामा किरणों में से किसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति ज्यादा है, तो हम तुरंत आंसर दे सकते हैं नीचे जाने पर आवृत्ति का मान बढ़ता है। ऐसे हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि पीले तथा हरे रंग में बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी नीचे वाले की ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि हरे रंग की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरीके से वेव नंबर को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बैंगनी रंग तथा पराबैंगनी में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो बैंगनी रंग आता है ये दृश्य में आता है और उससे नीचे है पराबैंगनी, तो नीचे वाले की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि रेडियो तरंगे तथा जो अंतरिक्ष किरणें होती है उनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी नंबर वेव नंबर यानी तरंग संख्या ज्यादा होगी, तो नीचे जाने पर तरंग संख्या बढ़ती है। तो यहाँ से हम जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं यानी विद्युत चुंबकीय जो विकिरण हैं उनका एक ऊर्जा का क्रम, उनकी तरंगदैर्घ्य का क्रम, उनकी आवृत्ति का क्रम और उनकी तरंग संख्याओं को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट।